आप सभी का आशु कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपको लेकर आई हूँ यूपी लेखपाल परीक्षा से संबंधित कोर्स, जिसे हम टॉपिक बाई टॉपिक समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हम सब ने बहुत अच्छे से मनाया। आशा करती हूँ आप सबका भी त्यौहार बहुत अच्छे से रहा हो। तो अब हमारे लिए किसी तरह के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जो कि 21 मई है। तो 21 मई 2026 को आप लोगों का पेपर है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो आज हमारी डेट हो जाती है 9 मार्च। आज हमारी जो डेट है वो हो जाती है 9 मार्च। इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये हमारा जो मंथ है वो 31 डेज़ का है, और हमारे पास अप्रैल है जिसमें हमारे आ जाएंगे 30 डेज़। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा मई, जिसमें आपको मिलेंगे 20 दिन। तो यदि हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास लमसम कोई 70 डेज़ बच रहे हैं। तो 70 डेज़ का मतलब है 2 महीने 10 दिन। तैयारी के लिए तो आपकी तैयारी के लिए इतना समय पर्याप्त है, जिसमें आप अपने विषय बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज मैं इस वीडियोस में आपको छोटा छोटा सा हर विषय के बारे में बताती रहूँगी, लेकिन इसका डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को देखना पड़ेगा। जो बच्चे आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, लाइक कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी क्लास डालूँ तो आपके पास मैसेज पहुँच जाए कि आपकी क्लास आ चुकी है, जिसे आप देखना ना भूलें। तो बेटा हमारा पहला विषय बिंदु है वर्तनी। बेटा वर्तनी का सीधा संबंध जो है वो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। किससे है? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। तो हमें कम शब्दों में समझने के लिए हमारा इतना जानना आवश्यक है कि वर्तनी का जो संबंध है वो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ठीक है, इसके अलावा इसे बेटा हिजे भी बोलते हैं, हिजे। ठीक, और इसे हम अक्षरी भी बोलते हैं। तो यदि आपकी किसी सिलेबस में आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ अगर अक्षरी लिख के आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाना है कि बात वर्तनी की हो रही है। अगला आपका विषय बिंदु है वाक्य संशोधन। तो बेटा ये अशुद्धियों से है कि आपके जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको शुद्ध करने से है। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो वाक्य संशोधन से आपका सीधा सा मतलब है कि जो आपके अशुद्ध वाक्य आएंगे उनको आपको सही ढंग से लिखना है, समझना है कि कौन सा वाक्य जो है वो ठीक है। हमारी हिंदी भाषा की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें जितने शब्दों को बोला जाता है, ठीक है, उनका अलग अलग उनको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका अंग्रेजी है तो इंग्लिश में आप देखते हैं कि जो है कुछ अल्फ़ाबेट जो हैं वो साइलेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? वो साइलेंट। तो बच्चों को वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। लेकिन हिंदी में आपका जिसका भी उच्चारण आएगा वो आपका लिखा हुआ होता है। इसमें साइलेंट जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। हर शब्द का अपना उच्चारण होता है। यदि वो आधा है तो आधा ही उसका बोला जाएगा। जैसे कि मैं उच्चारण शब्द को बोल रही हूँ तो उच्चारण, तो ये अगर आधा आ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? उच्चारण। ठीक, लेकिन हम उसे बोलते ज़रूर हैं, हम उसे छोड़ते नहीं हैं। इंग्लिश के जैसे इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेट साइलेंट हो जाता है वैसे यहाँ नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में आपका नॉलेज है तो आपका के साइलेंट हो जाता है, नो है तो वहाँ भी आपका के साइलेंट हो जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। यदि किसी शब्द पे अंक की बिंदी भी आ रही है तो हम उसको भी बोलते हैं। जैसे कि संशोधन, तो आपकी बिंदी बोली जा रही है। ठीक है, अंगूर, आपकी बिंदी की ध्वनि आ रही है। ठीक है, अगला है बेटा आपका कारक। जितने भी मेरे विद्यार्थी इस कक्षा को देख रहे हैं, जब वो लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं तो वो अवश्य ही इस बात को जानते होंगे कि कारकों की संख्या हमारी हिंदी में बेटा कितनी है? हमारी हिंदी में कितनी है? तो 8 है। ठीक, तो कारक कहते किसे हैं? ठीक, सबसे पहले हमें समझना है कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, आपका कर्ता क्या होता है? या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम। तो
तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो। संज्ञा या सर्वनाम से मतलब नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है। या तो व्यक्ति का नेम होगा या उसे हम किसी शब्द से संबोधित कर रहे होंगे, ये, वे, तुम, यह, वह, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है, या उस रूप को कारक कहते हैं। तो कारकों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब तो कारक हम कौन कौन से पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जिसकी ट्रिक भी है। इन्हें आसानी से समझने की जो ट्रिक है वो मैं आपको आपकी डिटेल्स वीडियो में बिल्कुल पढ़ाऊंगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कर्म को भी आता है और संप्रदान को भी आता है, उसी तरह कारण से, फिर अपादान से भी आता है। तो किस तरह से आप उस अंतर को समझेंगे, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से उस अंतर को समझाती हुई चलूँगी। किसी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको डिटेल वीडियो से जुड़े रहना है और अपने नोट्स को बनाते चलना है। जो बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे उन्हें बेहद आसानी होगी याद रखने में, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में अच्छे से छप जाती हैं, और जब हम उन्हें केवल रीड आउट करते हैं, ऊपरी तौर से देखते हैं, तो सीधी सी बात है वो ऊपरी तौर से ही रहेंगी, ठीक। आगे चलते हैं हम लिंग पर। तो आप सभी जानते हैं कि लिंग को 3 प्रकार का माना गया है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। तो ये तीनों हमारे लिंग हैं। जिनसे पुरुष का भाव होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। तो लिंग आपके 3 माने गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इंग्लिश में आप नाउन के दौरान इसे पढ़ते हैं जेंडर चैप्टर के रूप में, तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन नाउन, ठीक है। तो पुल्लिंग में क्या होता है, जहाँ पे पुरुष वाचक का बोध होता है, पुरुष भाव का बोध होता है, वहाँ पे पुल्लिंग होता है। जहाँ स्त्रीलिंग का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, और जहाँ पे इन दोनों में से ही किसी का बोध नहीं होता वहाँ पे नपुंसकलिंग होता है। अगला है आपका वचन। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से किसका बोध हो, संख्या का, उसे वचन कहते हैं। अब वचन में क्या होता है, संख्या होती है। तो संस्कृत में आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन माने गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किंतु हमारे हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। जहाँ एक संख्या का बोध होता है वहाँ एक वचन, जहाँ एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है वहाँ पे बहुवचन। जैसे लड़की और लड़कियाँ, ठीक। अगला है आपका वृत्ति। वृत्ति से शब्द देख के घबराना नहीं है, ये है गुण। तो आप हिंदी में गुण और दोष पढ़ते हैं, तो गुण आपके 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य, जहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है वहाँ पे माधुर्य होता है। ओज, जहाँ पे आपका वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। और अंतिम आपका आता है प्रसाद, तो जहाँ पे भक्ति का भाव होता है वहाँ आपका प्रसाद गुण होता है। तो वृत्ति हो या गुण पूछा जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य में गुण आपके 3 माने गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक। अगला है आपका पक्ष। तो पक्ष में हम जानते हैं विद्यार्थियों कि प्रत्येक कार्य व्यापार के प्रारंभ से अंत तक की काल अवधि,
में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। प्रत्येक कार्य व्यापार के प्रारंभ से अंत तक, कोई भी जो कार्य हो रहा है हमारा, वो कब से प्रारंभ हो रहा है और कब अंत हो रहा है, उसकी काल अवधि में कार्य व्यापार को देखना ही क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। यदि आपको अभी समझने में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। डिटेल्स वीडियो में हम इन्हें और भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। जो हमारा पक्ष है वह 4 प्रकार का होता है। नित्य, बोधक, अपूर्ण पक्ष। इसमें होता है कि यहाँ पे क्रिया सामान्य रूप से चल रही हो परंतु पूरी ना हुई हो। ठीक है। अगला आपका आता है इसका भेद, आवृत्ति मूलक पक्ष। इसमें होता है जहाँ क्रिया सदैव बनी रहती है, मतलब काम हो रहा है। नित्य बोधक में क्या है? काम हो रहा है मगर पूरा नहीं हुआ है। आवृत्ति बोधक में क्या है कि क्रिया सदैव चल रही है। अगला है आपका सातत्य बोधक। सातत्य बोधक, इसमें होता है आपका क्रिया लगातार चल रही हो। ठीक है। अगला आता है पूर्णकालिक पक्ष। यहाँ क्रिया पूरा या समाप्त हो गई है, क्योंकि लास्ट है तो पूर्णकालिक में क्या है? वह समाप्त हो गई है। सातत्य में क्या है? क्रिया लगातार चल रही है। आवृत्ति में क्या है? जहाँ क्रिया सदैव बनी हुई है। और नित्याबोधक में क्या है? क्रिया सामान्य रूप से चल रही है परंतु पूरी नहीं हुई है। तो मैं आपको लिख देती हूँ चारों के नाम। नित्या, मैं आपको लिख देती हूँ चारों के नाम। तो पहला है आपका नित्या बोधक, आवृत्ति, सातत्य और अंतिम आता है आपका पूर्णकालिक। इसमें काम आपका पूरा हो चुका होता है। ठीक है। ये इनका सबका संबंध क्रिया से है। उसके बाद आता है आपका वाच्य। तो वाच्य को हम पढ़ते हैं। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया की वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव, इनमें से कौन प्रधानता रखता है। वाच्य में क्या होता है? इससे यह पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म और भाव में से कौन प्रधानता रखता है। अगला है आपका संधि, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संधि, दो शब्दों के मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलेंगे? संधि। तो संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि आपकी आ जाती है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसको हम बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगी, एकदम से आपको परेशान नहीं होना है। एक एक चीज़ आप क्लैरिटी के साथ समझते चले जाएंगे। कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि दीर्घ कब आएगा, गुण कब आएगा, वृद्धि कब आएगा, यण कब आएगा या अयादि कब आएगा। और मैं आपके लिए व्यंजन संधि भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, जिसके लिए अधिकांशतः छोड़ दिया जाता है, आपको बताया कम जाता है। तत्सम तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब मैं आपको आपकी डिटेल्स वीडियो में साथ साथ पढ़ाती हुई चलूँगी। रस, सबसे पहले रस पे बात हमारे भरत मुनि आचार्य जी ने की थी और इन्होंने 8 रस दिए थे। उसके बाद भामा जी वगैरह आए जिन्होंने रस के बारे में और भी कुछ बताया। ठीक है। बामा जी आए, दंडी जी आए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आए। तो हमारे रसों की संख्या आज कितनी हो गई है? 9। ठीक। अलंकार के लिए हम पढ़ेंगे। अलंकार के विषय में सबसे पहले चर्चा करते हैं भामा जी, जिसमें मैं आपको आपके अलंकारों को एकदम संगीत से जोड़ते हुए, जो म्यूजिक्स आप लोग सुनते हैं उनसे जोड़ते हुए आपको पढ़ाऊंगी। और पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपके डिटेल्स वीडियो में पढ़ाती हुई चलूँगी। तो हमारे डिटेल्स वीडियो को देखने के लिए
चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। तो चलिए हम कल मिलते हैं आपकी नई क्लासेस में। सबसे पहले मैं आपकी छोटी छोटी क्लासेस को पढ़ाना शुरू करूँगी, उसके बाद मैं आपकी बड़े विषय बिंदुओं पर पहुँचूँगी। इसमें आपका वर्णमाला रह गया है, तो मैं सबसे पहले आपको वर्णमाला ही पढ़ाऊँगी। सर्वप्रथम हम हिंदी की वर्णमाला को समझेंगे, उसके बाद हम अन्य चीज़ों पर पहुँचेंगे। ठीक, कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किन चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उन टॉपिक्स को आपको और भी डिटेल से बताने का प्रयास करूं।